क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आयोजित किया गया? हमारी इसरो ने किस व्हीकल की मदद से एक साथ 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? डीमोनेटाइजेशन के हाल ही में कितने साल पूर्ण हुए? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 8 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 8 नवंबर 2020 को विमुद्रीकरण के कितने साल पूर्ण हुए? जी हां, आज ही 8 नवंबर है 2020 और डीमोनेटाइजेशन की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 साल पहले की थी। कब? 2016 में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डीमोनेटाइजेशन के हाल ही में 4 साल पूर्ण हुए। और आपको भी पता है कि 500 और 1000 रुपए की नोट पर बैन लगा दिया गया था 2016 में। नोटबंदी को ही विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। और नोटबंदी या विमुद्रीकरण का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्यों के नोटों को बंद करना या उनके प्रयोगों पर प्रतिबंध लगाना जिससे वे किसी भी काम के नहीं रहते। और 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 एवं 1000 रुपये के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनको लीगली टेंडर यानी कि वैध मुद्रा नहीं होने की घोषणा की थी। और ऐसा नहीं कि भारत देश में पहली बार यह डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इनसे पहले हमारे भारत देश में 2 बार डीमोनेटाइजेशन किया गया था, 1946 और 1978 में। तो देखो, पहली बार अंग्रेज सरकार ने साल 1946 में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला लिया गया था और यह साल था 1946। और दूसरी बार डीमोनेटाइजेशन हुआ हमारे भारत देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई और वो जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। तो जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने एक कानून बनाकर 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे। यानी कि अब तक हमारे भारत देश में 3 बार डीमोनेटाइजेशन हुआ है, 1946, 1978 और 2016 में। ओके, और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन कहां किया गया? यहां देख सकते हैं दोस्तों, 360 डिग्री कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं और इसी के लिए एक गुंबद बनाया गया है। कहां पर? राजघाट में, जहां पर हमारे पूज्य बापू जी का समाधि स्थल है, राजघाट। वहां पर इसका उद्घाटन किया है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने और इनके साथ हमारे प्रहलाद सिंह पटेल ने। तो यह दोनों किस मंत्रालय के मंत्री हैं वो भी हमें याद होना चाहिए। तो देखो, विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने गांधी दर्शन राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है। और इसी के साथ कुछ और भी लोकार्पण किया गया है। वो क्या? तो दिल्ली में राजघाट स्थित गांधी दर्शन में गुंबद के भीतर लगाई गई डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। जी हां, यहां पर गोल गुंबद में डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई गई है और इसे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में 2 साल तक चलने वाले आयोजनों के तहत लगाया गया है। और यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के 2 साल चलने वाले स्मरणोत्सव का एक हिस्सा है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है। इस गुंबद का उद्घाटन किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा। ओके, तीसरा क्वेश्चन, 7 नवंबर को किसने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया? 7 नवंबर कल ही थी
और 7 नवंबर को अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया 7 नवंबर को। तो देखो एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है जिसने 7 नवंबर 1975 को अपनी उद्देश्यपूर्ण यात्रा शुरू की थी। यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 को। और देश के कोने कोने तक रोशनी देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है एनटीपीसी ने। तो एनटीपीसी 62 गीगावाट की अपनी वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता से बढ़कर वर्ष 2032 तक 130 गीगावाट क्षमता वाली कंपनी बनाने की भी योजना बना रहा है और जिसके हाल ही में दोस्तों 45 साल पूर्ण हुए। लेकिन एनटीपीसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन सुर्खियों में था। एनटीपीसी ने किसको अपना मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया है? इमेज में देख सकते हैं, नाम है दिलीप कुमार पटेल को एनटीपीसी ने अपना मानव संसाधन निदेशक नियुक्त किया है। और देखिए एनटीपीसी की स्थापना कब हुई? 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और एनटीपीसी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 की लॉन्चिंग निम्न में से किस व्हीकल की मदद से की? दोस्तों कल ही 3 बजे, दोपहर 3 बजे इसका लाइव टेलीकास्ट मैंने देखा। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। हमारी इसरो ने सफलतापूर्वक एक साथ 10 सैटेलाइट को लॉन्च किया। और किस व्हीकल की मदद से? PSLV-C49 की मदद से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, PSLV-C49 व्हीकल की मदद से 10 सैटेलाइट लॉन्च किए। इनमें से हमारा भारत देश का यह पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो बादलों को चीरते हुए दोस्तों हमारे पृथ्वी की सतह की स्पष्ट तस्वीरें खींच सकता है। यानी कि हमारे सरहदी सुरक्षा के लिए यह सैटेलाइट कई मायने रखता है। और इसी के साथ 9 कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए, वो भी किसी अन्य देश के। तो देखो क्या बात सामने आई, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 को पृथ्वी से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। और इसके साथ ही 9 अंतरराष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी की गई। और हमारे के सिवान ने उसके बाद मीडिया के सामने अपना जो बयान दिया वो दोस्तों हमें भारत के सामने यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि हम कह सकते हैं। और बात करूं तो भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV-C49 अपने 51वें अभियान में 9 अन्य देशों की सैटेलाइट के साथ EOS-01 को मुख्य सैटेलाइट के तौर पर प्रक्षेपित किया गया। यानी कि PSLV की यह 51वां अभियान था, वो भी सफल रहा। और इसरो ने कहा है कि इस सैटेलाइट का उपयोग कृषि, वन्य और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। और इस लॉन्चिंग के साथ इसरो 328 विदेशी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब रहा। और श्रीहरिकोटा, जी हां दोस्तों, कहां से लॉन्च किया गया है यह बात याद रख लीजिए, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और जब बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की स्थापना किसने की थी? विक्रम अंबालाल साराभाई ने। इसरो का पूरा नाम क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके वर्तमान अध्यक्ष है के सिवान। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। स्थापक विक्रम अंबालाल साराभाई। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो इतने फैक्ट आपको याद रख लेने चाहिए। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? अवार्ड का नाम थोड़ा लंबा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड, इस अवार्ड से हाल ही में नवाजा गया है डॉक्टर सुशांत कर को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर सुशांत कर। इमेज में आप देख सकते हैं। तो वो कहां पर जॉब करते हैं? देखो,
हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डॉक्टर सुशांत कर को सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट इंडिया द्वारा प्रोफेसर एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम मत भूलिएगा, डॉक्टर सुशांत कर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। और यह प्रोफेसर एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड आखिर है क्या? तो यह पुरस्कार लिशमेनिया डोनोवानी की उत्तरजीवी रणनीति को परिभाषित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। और लिशमेनिया डोनोवानी एक प्रोटोजोआ परजीवी है, जो यहां आप देख सकते हैं एक प्रोटोजोआ परजीवी है। छठा क्वेश्चन, हजीरा तथा घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया गया, वे किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, एक सेवा जिसका नाम है रोपैक्स फेरी सेवा, जिसका शुभारंभ किया गया है। पहले तो यह दोनों लोकेशन को आप पढ़िए, हजीरा और घोघा किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य। हमारे प्रधानमंत्री श्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हजीरा तथा घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। और आज ही, जी हां, 8 नवंबर को ही शुरू हो गई है यह रोपैक्स फेरी सेवा। तो इनकी मदद से क्या फायदा होगा? तो सौराष्ट्र और सूरत के बीच की जो दूरी है गुजरात में, उसको कम किया जा सकता है यह सेवा से। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के हजीरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन और हजीरा तथा घोघा के बीच रोपैक्स फेरी सेवाओं का शुभारंभ किया है आज ही के दिन। यदि आप सुबह सुबह में देख रहे हैं तो इसका उद्घाटन अभी बाकी है, लेकिन आप 11 बजे के बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो उद्घाटन हो चुका है, ऐसा मान लीजिए। और रोपैक्स सेवाओं के अंतर्गत कार, बस और ट्रक जैसे परिवहन के साधनों को यात्रियों और माल समेत जल मार्गों के जरिए दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, जहां से वे आगे की यात्रा कर सकते हैं। किस तरह की यात्रा होगी? तो यदि आपके पास कोई कार है तो कार लेकर आप इस रोपैक्स फेरी सेवा में बैठ सकते हैं और आगे वाले स्टेशन में उतरकर अपनी कार लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की यह सेवा है। हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करेगी। यहां पर मैप में देखिए कि यहां पर है दोस्तों यह गुजरात, और यहां पर भावनगर का यह है घोघा और यहां पर है हजीरा। तो दोनों को जोड़ने वाली है यह रोपैक्स फेरी सेवा। और तकरीबन अंतर भी घट जाएगा। क्या? इससे घोघा से हजीरा की यात्रा 370 किलोमीटर से घटकर 90 किलोमीटर की रह जाएगी। तो इतना बढ़िया फायदा होने वाला है यह रोपैक्स फेरी सेवा से। और बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कई बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई कि गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजयभाई रूपाणी और गुजरात की कैपिटल का नाम है गांधीनगर, जिसे ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यह नया फैक्ट भी याद रख लो कि गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, यानी कि एशियाटिक लायन गुजरात का राज्य पशु। राजकीय पक्षी है ग्रेट फ्लेमिंगो, यहां आप इमेज में देख सकते हैं। राजकीय फल आम है। क्या? आम। आपके मुंह में पानी आ गया? वेल डन। और गुजरात का राजकीय फूल है मैरीगोल्ड, इमेज में आप देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन, दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? जी हां दोस्तों, पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह घोषणा की थी पटाखों की बिक्री पर। और हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पटाखे नहीं जलाने की घोषणा की, क्योंकि इनसे 2 फायदे हो गए। कौन कौन से? एक तो वायु प्रदूषण भी कम होगा और दूसरा कोविड-19 का संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो भी कम हो जाएगा। और इसीलिए यह कदम उठाया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, यानी कि बैन लगा दिया है। और कोरोना और प्रदूषण की स्थिति के कारण पटाखे बेचने और उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है।
और बात करते हैं कर्नाटक की, तो आप मैप में देखिए कि यहां पर है कर्नाटक, जो दोस्तों यह दक्षिण में स्थित है। और कर्नाटक के आसपास कौन कौन से राज्य स्थित है, तो गोवा, यहां पर महाराष्ट्र, इधर आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु और यहां पर केरला से सटा हुआ है यह कर्नाटक। और कर्नाटक में दोस्तों 2 नेशनल पार्क है, एक है नागरहोल नेशनल पार्क और दूसरा है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। दोनों किस राज्य में स्थित है, तो याद रखो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक की कैपिटल का नाम है बेंगलुरु। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येडियुरप्पा। क्लियर। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहां आरंभ हुआ? जी हां दोस्तों, एक हमारे समुद्री जो सुरक्षा है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए एक संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका नाम है सागर कवच, और इसका शुभारंभ हुआ है ओडिशा से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। और ओडिशा की स्थानिक पुलिस ने भी इस सागर कवच में हिस्सा लिया है। ओडिशा के पारादीप तट पर 2 दिन तक चलने वाला संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आरंभ हो गया है। कहां पर? ओडिशा में पारादीप तट पर। अभ्यास ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयासों से किया जा रहा है। यानी कि 2 राज्यों की सरकार ने यहां योगदान दिया है, एक ओडिशा और दूसरा पश्चिम बंगाल। और स्थानिक पुलिस ने भी इस 2 दिवसीय कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच में हिस्सा लिया है। और देख सकते हैं पुलिस को भी। सागर कवच अभ्यास का मुख्य उद्देश्य 26/11 मुंबई हमले के बाद हर साल की तरह इसी साल भी पारादीप के तट पर अभ्यास करना है। सेनाओं द्वारा मुंबई हमलों जैसे हमलों को रोकने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया गया। और हमारे वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, नाम याद रख लीजिए। 9वां क्वेश्चन, सिस्का ग्रुप ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सिस्का ग्रुप ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर एक बॉलीवुड अभिनेता को बनाया है, जिसका नाम है राजकुमार राव। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजकुमार राव। और यहां देख सकते हैं वो बन गए हैं सिस्का के नए ब्रांड एम्बेसडर। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने अभिनेता राजकुमार राव को अपने ब्रांड एम्बेसडर का नया चेहरा बनाया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। राजकुमार राव एलईडी और फैन सेगमेंट में सिस्का उत्पादों की सेल बढ़ाने के लिए कंपनी के साथ मिलकर प्रचार करेंगे। और इस साझेदारी के तहत सिस्का ग्रुप एक नया विज्ञापन अभियान भी शुरू करने जा रहा है। 10वां क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच एयर बबल योजना के तहत नई विमान सेवा शुरू हो गई है? जी हां दोस्तों, कोविड-19 के कारण विभिन्न देशों के बीच जो हवाई यात्रा है वो बंद हो गई थी, रुक चुकी थी। लेकिन हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एयर बबल योजना के तहत एक नई विमान सेवा शुरू हो गई है। और यह नई विमान सेवा का नाम क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्या नाम है? तो यहां विस्तारा। जी हां, विस्तारा नामक नई एयर सेवा का शुभारंभ हो गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच एयर बबल योजना के तहत नई विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। और इस क्रम में विस्तारा एयरलाइंस ने दिल्ली से ढाका के बीच सप्ताह में 2 दिन विमान सेवा की शुरुआत भी की है। और बांग्लादेश में भारत के राजदूत विक्रम दोराईस्वामी ने विस्तारा एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई विमान सेवा का स्वागत भी किया। और यहां देख सकते हैं विस्तारा एयरलाइंस के एयर होस्टेस एवं पायलट भी यहां देख सकते हैं। और बांग्लादेश में हमारे भारत के राजदूत कौन है? विक्रम दोराईस्वामी, इसका नाम मत भूलिएगा। और बात करते हैं दोस्तों बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की कैपिटल का नाम ढाका, बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका। यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई है, लेकिन शेख हसीना और उनके पिता के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। बांग्लादेश के संस्थापक नेता एवं प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना। और उन्हें सामान्यतः किसको? शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। 2018 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म हसीना ए डॉटर्स टेल में
शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने अपने पिता की हत्या के बारे में बात कही थी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को, यानी कि कल ही 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया गया। लेकिन यह दिवस क्यों मनाया जाता है वो भी एक क्वेश्चन बनता है। कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 7 नवंबर को। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वैश्विक स्तर कैंसर दूसरी सबसे घातक बीमारी है जो मौत का प्रमुख कारण बनती है। 2018 में लगभग 18 मिलियन मामले विश्व स्तर पर आए थे और इसमें सबसे ज्यादा मामले हमारे भारत देश के थे। और कैंसर की बात करते हैं तो इनसे जुड़ा हुआ एक और दिवस भी मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस। जी हाँ, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का इतिहास भी मैं आज आपको बता दूं। इसी दिन को पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा घोषणा के बाद मनाया गया था। और यह दिन वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है। किसकी? मैरी क्यूरी की जयंती का दिन है यह 7 नवंबर, जो भौतिकी में 1903 को नोबेल पुरस्कार की विजेता रही थी मैरी क्यूरी, और इसीलिए इनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर किस नदी के घाटों पर दीपोत्सव मनाने का फैसला किया है? प्रति वर्ष यूं तो दीपोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में यह दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन अयोध्या किस नदी के तट पर बसा हुआ है यह आपको पता है तो आंसर आपको पता चल गया, सरयू। कौन सी? सरयू नदी के तट पर यहां दीपोत्सव मनाया जाने वाला है और शायद एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन सकता है यहां सरयू नदी के तट पर। क्या बात है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर दीपोत्सव मनाने का फैसला किया है और इस अवसर पर करीब 6 लाख दिए रोशन करने का कार्यक्रम है। कितने? 6 लाख दिए जलाए जाएंगे, रोशन किए जाएंगे। और दीपोत्सव का आयोजन 11 से 13 नवंबर के बीच किया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लगभग 10,000 स्वयंसेवक 6 लाख दियों को प्रज्वलित करेंगे और यह दिए सरयू के 24 घंटों पर जलाए जाएंगे, यानी कि सरयू के तट पर 24 घंटों पर चलाए जाएंगे। तो इस तरह का एक नया कीर्तिमान स्थापित होने वाला है। आप भी यह नजारा न्यूज में देख सकते हैं। चलिए 13वां क्वेश्चन, बॉडी मास इंडेक्स की गणना व्यक्ति के किन किन मानकों के आधार पर की जाती है? जी हां दोस्तों, हाल ही में एक पत्रिका में बॉडी मास इंडेक्स जारी किया गया और बॉडी मास इंडेक्स जारी करने के लिए कोई भी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन 2 मानक ध्यान में लिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऊंचाई और वजन। तो देखो, द लांसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 200 देशों में 19 वर्षीय लड़कियों और लड़कों के बॉडी मास इंडेक्स में भारत क्रमशः नीचे से तीसरे और 5वें स्थान पर है। यहां देख सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें कोई भी व्यक्ति की हाइट और इनका वेट 2 को ध्यान में रखते हुए इस तरह का बॉडी मास इंडेक्स प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है इस द लांसेट नामक पत्रिका में। और बॉडी मास इंडेक्स या तो बॉडी मास इंडेक्स की गणना किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन के आधार पर की जाती है। यह बात आपको याद रखनी है। एक तो इनकी हाइट कितनी है और उनका वेट कितना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार सामान्य बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच रहता है और भारत भी इसी में स्थित है, यानी कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स है वो काफी अच्छा है। ओके, और दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किसने शुरू की है? प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ इस पहल का शुभारंभ किया है देहरादून नगर निगम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए देहरादून निगम। और देहरादून नगर निगम ने यह प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ के तहत तकरीबन 10,000 मास्क वितरित भी किए हैं
दो फायदे होंगे। एक तो प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा और कोविड-19 का संक्रमण भी नहीं फैलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है जगेन बाग। नीतीश क्रिएट वर्ल्ड फ्रॉम बिहार से, जिग्नेश पंचाल, एसएम राठौड़ फ्रॉम गुजरात से, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। हिरल ठाकुर, एमडी भूषण स्टूडियो फ्रॉम महाराष्ट्र से, सुमित मोकरिया फ्रॉम जूनागढ़ से, इसी के साथ और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है प्रवीण झाला फ्रॉम बड़ौदा गुजरात से, आर के दबंग फ्रॉम राजस्थान अलवर से, पर्वत डामोर फ्रॉम गुजरात से, टीजे गेमर फ्रॉम राजकोट गुजरात से, रवि डोडिया वो है गुजरात गिर सोमनाथ कोડીनार से, और ब्रिजराज सिंह वाला राजकोट गुजरात, और राठौड़ भावना उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह एक बार आंसर लिख देंगे फिर आप उसे दोस्तों कभी नहीं भूलेंगे। और आपके भी कोई फ्रेंड है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको कहीं मिल जाए तो हमारी जीके 2020 चैनल की बात करना मत भूलिएगा। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? लुहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? कल मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।